प्रश्न 1, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? उत्तर, कवि के अनुसार बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। मोहल्लों के सभी जगह धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। आमतौर पर वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते तथा कोपलें निकलती है। परंतु यहाँ वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है, जो धूल से भरा होता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं। प्रश्न 2, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? उत्तर, खाली कटोरों में वसंत का उतरना यह इस बात का प्रतीक है कि जब वसंत आता है तो संपूर्ण बनारस शहर में एक चमक सी छा जाती है। उस समय गंगा के घाटों पर भिखारी भिक्षा के इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी है और लोग उन्हें भिक्षा देने लगते हैं। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई हैं और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अतः कवि इस स्थिति को खाली कटोरों में वसंत का उतरना कहता है। प्रश्न 3, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? उत्तर, कवि बनारस की पूर्णता को उसके उल्लास भरे दिन से दर्शाता है। उसके अनुसार यह शहर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। वसंत में तो यहाँ का हर दिन तकलीफों तथा कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता को वह मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज ही यहाँ कितने शव अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर जाते हैं। वे शव कंधों पर सवार होकर अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं। यह रिक्तता बनारस का नित्यक्रम है, जो मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। प्रश्न 4, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? उत्तर, बनारस कविता के अनुसार बनारस में सब धीरे धीरे होता है। यहाँ धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, मंदिरों में घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं और शाम भी धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार बनारस में सभी कार्यों का धीरे धीरे होना उसे एक लय प्रदान करता है। बनारस में हो रहे बदलावों को दिखाने के लिए धीरे धीरे शब्द का प्रयोग किया है। कवि के अनुसार पूरे विश्व में तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के कारण सारी पुरानी चीजें, संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो रही है। लेकिन बनारस परिवर्तन से अभी प्रभावित नहीं हुआ है। यहाँ परिवर्तन की गति धीरे धीरे है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक मान्यताएं वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। वो अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए है। प्रश्न 5, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? उत्तर, धीरे धीरे की इस सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा हुआ है। यह लय इस शहर को मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए हैं और चीजें प्राचीन काल से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर स्थित है। गंगा के घाटों पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी रहती है, जहाँ सदियों से बंधी चली आ रही है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी सदियों से उसी स्थान पर सुसज्जित है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से यह शहर अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी ही है। लोग आज भी वैसे ही गंगा को माता की संज्ञा देकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनमें आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा है। प्रश्न 6, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर, सही सांझ के समय यदि कोई बनारस शहर में जाता है तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। 1, मंदिरों में हो रही आरती से सारा वातावरण आलोकित होता है। 2, आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता बढ़ जाती है। यह कभी आधा जल में या आधा जल के ऊपर सा जान पड़ता है। 3, यहाँ प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है। 4, गंगा घाट पर पूजा तथा शवों का दाह संस्कार एक साथ होता है, जो जीवन के सत्य से परिचित कराता है।
प्रश्न 7 बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। इस कविता में बनारस शहर के लिए 2 जगहों पर मानवीय क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। वे इस प्रकार है 1 बनारस जैसे पुराने और महान शहर में जीप किरकिराने लगती है, इसका अर्थ है कि बनारस में धूल भरी आंधी के कारण सभी गलियों में धूल उड़ती रहती है। 2 बनारस अपनी एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है, इसका अर्थ है कि बनारस अपने अंदर ही इतना समाया हुआ है कि उसे बाहर होने वाले परिवर्तनों का पता ही नहीं चलता। बनारस आधुनिकता के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। प्रश्न 8 शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क यह धीरे धीरे होना। समूचे शहर को उत्तर धीरे धीरे होना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि में बनारस में हो रहे परिवर्तनों की गति को इसके माध्यम से व्यक्त किया है। सुस्ती को बनारस की विशेषता बताया गया है। प्रश्न 8 शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ख अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं है। उत्तर कवि ने बनारस की विचित्रता को इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाया है। कवि कहते हैं कि बनारस में कुछ भी पूर्ण नहीं है, वह इस अधूरेपन को आधा कहकर संबोधित करते हैं। इस पंक्ति में प्रतीकात्मकता का भाव स्पष्ट है तथा अनुप्रास अलंकार की छटा भी विद्यमान है। प्रश्न 8 शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ग अपनी एक टांग पर बेखबर। उत्तर इन पंक्तियों में कवि ने बनारस की आध्यात्मिकता का परिचय दिया है। बनारस पूरी तरह आध्यात्मिकता में डूबा हुआ है। बनारस विश्व में हो रहे परिवर्तन से बिल्कुल अनजान है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता का समावेश है। इस पंक्ति में एक टांग पर खड़ा होना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 1 बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? उत्तर बच्चे का उधर उधर कहना उसकी पतंग की दिशा को प्रकट करता है। इस पंक्ति का आशय यह है कि उस बच्चे को सिर्फ अपनी पतंग की दिशा का ज्ञान है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि हिमालय किस दिशा में है। सिर्फ एक ही दिशा का ज्ञान है, वो है उसके पतंग की दिशा। इसमें कवि ने बाल मनोवैज्ञानिकता का परिचय अपने उत्तर के माध्यम से दिया है। प्रश्न 2 मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसे ये ज्ञान है कि हिमालय उत्तर दिशा में है, परंतु वह उस बालक से मिलकर समझ जाता है कि वो गलत है, क्योंकि उस बालक के लिए दिशा का महत्व नहीं है। उसके लिए उसकी पतंग की दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपनी पतंग को बस पा लेना चाहता है। इस पंक्ति आशय यह है कि हर व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग अलग होता है।